नमस्कार, मैं सौरभ। आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत है। और इस दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश है, उन 5 राजवंश में से आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा है? वो मेरे प्यारे बच्चों गुलाम वंश है। और इस गुलाम वंश में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो अग्निवीर का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी में एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, जो और इसके अलावा कोई भी पुलिस भर्ती परीक्षा हो और किसी भी राज्य में किसी भी स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा हो, हर एग्ज़ाम में इस गुलाम वंश पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा है। तो आज हम गुलाम वंश पे चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियो में ये चर्चा की थी कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वो कब हुई? 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? दम्यक नामक स्थान पर। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई तो मोहम्मद गोरी का एक दास है, या मैं कह दूं मोहम्मद गोरी का एक गुलाम है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वास पात्र गुलाम या दास है, और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो भारतीय तुर्क क्षेत्र थे वहाँ पर ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश की स्थापना। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है तो गुलाम वंश की स्थापना करते ही मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो जैसे ही गुलाम वंश की स्थापना होगी 1206 में, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित करेगा मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, वैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम किस पे चर्चा करेंगे? तो हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? दिल्ली सल्तनत। तो देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत है मेरे प्यारे बच्चों, इस दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से वंश हैं। तो देखिए, इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आएंगे। पहला कौन सा आएगा? गुलाम, जिसे आप स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं। इसके बाद कौन सा आता है दिल्ली सल्तनत में? तो फिर आएगा खिलजी। खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद नंबर 3 पर कौन आता है? तुगलक। और तुगलक के बाद कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों? नंबर 4 पर सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद नंबर 5 पर कौन आएगा? लोधी वंश। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्जाम में। जैसे आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से वो वंश कौन सा है जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है। तो आपको हमेशा क्या याद करना है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश है? 5।
तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? 5। उन पांचों के नाम मैंने आपके सामने यहां लिखे हैं। पहला गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो इन 5 में से जो भी ऑप्शन होगा हम कह सकते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या है? इन 5 नाम याद करने, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो पहला उद्देश्य हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है कि कुल कितने हैं? 5। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहां पे बन गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। इनको क्रम में लगाने को देगा, पांचों के नाम लिख दिए जाएंगे और कहेगा बताइए कि इनको आपको क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और सबसे अंतिम में कौन आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कौन आया? गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। तो मैंने जो ये 5 नाम लिखे हैं ये एकदम क्रम में लिखे हैं। ठीक है, पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। तो सबसे पहले कौन आया मेरे प्यारे बच्चों? तो आप यहां पे देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया? गुलाम। और सबसे अंत में कौन है? लोधी वंश। अब यहां से आपको क्या समझना, देखिए, कोई अगर आपसे ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसका परिणाम स्वरूप है, तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये जो तराइन का युद्ध है, और तराइन के तो 2 युद्ध हुए थे, तराइन का जो दूसरा युद्ध है, तराइन का दूसरा युद्ध, इसका परिणाम स्वरूप है ये। तराइन का जो दूसरा युद्ध कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1192 में। इसी का परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इस युद्ध को मोहम्मद गोरी ने जीता, पृथ्वीराज चौहान को हराकर। पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली से अजमेर तक का शासक था, एक चौहान शासक था, उसको इसने हराया और दिल्ली के दरवाजे मोहम्मद गोरी के लिए खुल गए और दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया। तो इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप ही दिल्ली सल्तनत की नींव भारत में रखी गई। अब आगे देखिए, अगर आपसे पूछे मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके परिणाम स्वरूप हुई, तो देखिए, लोधी वंश का जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन? अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी की हत्या, इस इब्राहिम लोधी की हत्या, जो लोधी वंश का अंतिम शासक है, इसकी हत्या पानीपत के प्रथम युद्ध में हो जाएगी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। और इसकी हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या बाबर करेगा। जब बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी की हत्या कर देगा, तो बाबर भारत में किसकी स्थापना करेगा? मुगल साम्राज्य की। किसकी करेगा मेरे प्यारे बच्चों? मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य किसका परिणाम स्वरूप है? पानीपत के प्रथम युद्ध का। और दिल्ली सल्तनत किसका है? तराइन के दूसरे युद्ध का, क्योंकि पहले में तो मोहम्मद गोरी हार ही गया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब हम आगे चलेंगे, आगे आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे देखो क्या पूछेगा कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तुगलक वंश कब से कब तक रहा, और सैयद, इस प्रकार से आपसे ये सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए, गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों, गुलाम वंश
1206 से लेकर 1290 तक। तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो आपका आंसर आएगा 1206 से 1290 तक। आ जाओ, खिलजी। खिलजी जो है ये 1290 से लेकर 1320 तक, कब तक आएगा, 1290 से 1320 तक। इसके बाद कौन सा है, तुगलक। तो तुगलक जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 1320 से लेकर 1414 तक। तो 1320 से 1414 तक। इसके बाद जो सैयद है, सैयद 1414 से लेकर 1451 तक। तो 1414 से 1451 तक। और जो अंतिम है लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 1451 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा 1526 तक। क्योंकि 1526 में ही तो पानीपत का प्रथम युद्ध होगा जिसमें इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाएगी बाबर के द्वारा, और 1526 में मुगल साम्राज्य बाबर द्वारा स्थापित भारत में कर दिया जाएगा। तो ये हो गया इनका टाइम पीरियड। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये तो क्रम था इनका आने का कि कौन वंश पहले आया कौन बाद में आया। अब ये टाइम पीरियड है, तो अब आपको टाइम पीरियड के हिसाब से पूछेगा कि बताइए सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया दिल्ली सल्तनत में, किस वंश ने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो आने का क्रम अलग है और शासन काल इनका जो टाइम पीरियड है उसका अलग क्रम है। अब देखो आपके सामने इनका टाइम पीरियड लिखा गया है, तो बताओ सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, दिल्ली की गद्दी पर राज किया। तो देखिए सबसे लंबे समय तक किया है इन्होंने 94 वर्ष। कितने वर्ष, 94। तो यहां पे आ गया है 94 वर्ष। समझ गए। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन वंश आया, गुलाम वंश। लेकिन सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया, तो तुगलक वंश ने। कितने साल, 94, 1320 से 1414। इसके बाद किसने किया, इस गुलाम वंश ने। कितने वर्ष किया, 84 वर्ष किया। कितने वर्ष, 84 वर्ष। अब आ जाओ, इसके बाद हम देखें तो देखिए लोधी वंश। लोधी वंश ने किया है 76 वर्ष। कितने वर्ष, 76। इसने 94, इसने 84, इसने 76। अब आ जाओ आप, दो बज गए, एक खिलजी और एक सैयद। सैयद और खिलजी, तो आप देखेंगे जो सैयद है, इस सैयद ने किए हैं 36 साल, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया 36 वर्ष। और जो खिलजी है, खिलजी आ जाएगा आपका 1290 से 1320, मतलब हो गया 30 वर्ष। तो अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से इनको क्रम में लगाए कि सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया, तो हम कहेंगे तुगलक, फिर गुलाम, फिर लोधी, फिर सैयद और खिलजी। तो अब हम यहां लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम समय, सबसे कम समय तक शासन। और जो तुगलक है, सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 कौन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखा है। तो अगर अब आपसे ये पूछ ले कि बताइए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक, तो देखिए दिल्ली सल्तनत कहां शुरू हुई,
1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। तो दिल्ली सल्तनत शुरू हुई 1206 में, ठीक है, यहीं से तो शुरू होती है क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाएगी। तो यहां शुरू हुई दिल्ली सल्तनत और खत्म कहां हो रही है? 1526 में। तो 1206 से लेकर 1526 तक ये टाइम पीरियड किसका है मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये भी आपसे पूछते हैं कि बताइए दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है, तो आप बता देंगे 1206 से लेकर 1526 तक। कितने साल हो गए? 320 वर्ष। कितने वर्ष? 320 वर्ष हो गए हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा वंश कब कब आए और किस किस का क्या टाइम पीरियड रहा। यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके किसी भी स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आज इस दिल्ली सल्तनत में हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो गुलाम वंश है। गुलाम के बाद फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी वंश हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गुलाम वंश की। तो टॉपिक का नाम क्या है? गुलाम वंश। तो हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है गुलाम वंश। तो आज हम गुलाम वंश पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाम है गुलाम। इसका एक नाम और है, क्या है? दास वंश। क्या है? दास वंश है। इसी का दूसरा नाम है, क्योंकि देखिए इसको स्थापित करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है और कुतुबुद्दीन एक दास, एक गुलाम था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया एक प्रकार से गुलाम वंश या दास वंश। एक इसी का तीसरा नाम है इल्बरी वंश। इसी का तीसरा नाम है, कंफ्यूज मत होना। इल्बरी, गुलाम, ये दास, क्या ये सब एक ही है। अब आ जाओ, इसका एक नाम और है, वो क्या है? मामलूक वंश। ये चारों नाम एक ही है, चाहे मैं गुलाम कहूं, चाहे मैं दास कहूं, चाहे मैं मामलूक कहूं, चाहे इसे इल्बरी कहूं। क्या कहूं? इल्बरी। ठीक। अब आओ, ये कहा जाता है कि इस वंश के बारे में जो सबसे उपयुक्त नाम है, इस वंश के बारे में जो सबसे उपयुक्त नाम है वो मामलूक है। इतिहासकार कहते हैं इसे गुलाम वंश ना पुकार कर इसे आप मामलूक वंश के नाम से जानिए, क्योंकि मामलूक वंश इसका सबसे उचित नाम होगा। क्योंकि जब आप गुलाम वंश पढ़ते हैं तो गुलाम वंश में जितने शासक आप देखेंगे उन सभी शासकों में 3 शासक, एक ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन। शासक तो बहुत है इस गुलाम वंश में, लेकिन सभी शासकों में 3 शासक ही तो गुलाम हैं, इसलिए इसे गुलाम वंश कहना उचित नहीं है, क्योंकि बाकी तो कोई गुलाम है ही नहीं। जबकि ये गुलाम थे, लेकिन बाद में इन्हें दास मुक्ति से मुक्त कर दिया गया था। दास जो थे इन्हें बाद में उससे मुक्त कर दिया गया था, दास से, इनको मुक्ति पत्र देकर। ठीक है, तो ये 3 गुलाम होने के कारण आप इसे गुलाम वंश कहे, ये उचित नहीं होता। और जबकि इसे मामलूक वंश कहना सबसे उचित है। अब मामलूक वंश, मामलूक मतलब क्या होता है? मामलूक मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, मतलब
जिसके माता पिता कभी किसी के गुलाम नहीं रहे हो, वो स्वतंत्र रहे हो, तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न। जबकि दास मतलब क्या हो गया है, दास मतलब हो गया है जन्मजात ही दास, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए इसे मामलुक वंश कहना उचित है। और ऐसा कहते हैं कि हबीबुल्ला द्वारा एक नाम दिया गया मामलुक, तो इसे आप मामलुक वंश कहना ज्यादा उचित माना जाता है। अब इसे हम इल्बरी वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश और बलबन ये दो इल्बरी तुर्क हैं। ये जो इल्तुतमिश आएगा और जो बलबन आएगा इस गुलाम वंश में, ये इल्बरी तुर्क है, ठीक है। तो इल्बरी तुर्क है, इसलिए इसे इल्बरी वंश नाम भी दे दिया गया। लेकिन अब ये कहना उचित नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत सारे शासक हैं, ठीक है। तो ये दो इल्बरी थे, इल्बरी तुर्क थे, इसलिए आप इसे इल्बरी वंश कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ऐबक तो इल्बरी तुर्क नहीं था, ठीक है। तो ये सभी नाम इसी के हैं, एक ही है सब, है ना। तो आइए हम गुलाम वंश पर और चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुलाम वंश, या अगर हम उसका उपयुक्त नाम देखें तो क्या है? मामलुक वंश। ये नाम जो मामलुक वंश है, ये हबीबुल्ला द्वारा प्रस्तावित है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गुलाम वंश है, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक, मतलब 84 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। अगर हम गुलाम वंश के शासकों की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों शासकों पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश भी 3 वंशों में विभाजित है, या मैं ये कह सकता हूं कि इसी गुलाम वंश के अंतर्गत 3 और वंश है। और वो 3 वंश कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसी गुलाम में एक आता है कुतबी वंश। दूसरा कौन सा आता है? शमसी। और तीसरा कौन सा आता है? बलबनी वंश। तो कुतबी, शमसी और बलबनी वंश इसी मामलुक वंश में आते हैं। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन कुतबी वंश से है, कौन शमसी वंश से है, कौन बलबनी वंश से है इस गुलाम वंश या मामलुक वंश के अंदर। तो सबसे पहले हम शासकों पे बात करेंगे। तो देखिए, इस गुलाम वंश में जो सबसे पहला शासक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला शासक कौन आएगा? तो सबसे पहला शासक आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सबसे पहला शासक है। मैं ये कह सकता हूं कि ये मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक है। और ये ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक है। इस ऐबक के बाद आता है आराम शाह, और आराम शाह 1210, ठीक है। और आराम शाह के बाद नंबर 3 जो है वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक। कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1211 भी मिल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर आ जाएंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह आ जाएंगे, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह
1236। इसके बाद जो शासक आएगा उसका नाम है रजिया सुल्तान। और हम रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है। और रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो 1236 से लेकर 1240 तक है। और रजिया सुल्तान के बाद जो है वो बहराम शाह है। और बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक। और बहराम शाह के बाद नंबर जो 7 आ जाता है वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन जो मसूद शाह है इसका टाइम पीरियड 1242 से लेकर 1246 तक। और फिर जो अगले हैं नंबर 8 पर, उनका नाम मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा नसरुद्दीन महमूद। और ये 1246 से लेकर 1266 तक। और नंबर 9 जो है वो है गियासुद्दीन बलबन। और गियासुद्दीन जो बलबन है इनका टाइम पीरियड आ जाएगा 1266 से 1287 तक। ठीक है। और नंबर जो 10 है वो है केकुबाद। और केकुबाद का टाइम पीरियड 1287 से 1290 तक। और नंबर 11 हम देखें तो आ जाएंगे क्यूमर्स। और क्यूमर्स का जो टाइम पीरियड है वो 1290। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी शासक जो हैं ये किससे संबंधित है? मामलुक वंश से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपके सामने जो लिखा है वहाँ से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये सब नाम याद होने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ऑप्शन 4 मिलेंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन शासक जो मामलुक वंश या गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। तो नहीं है तो इसलिए तुम्हें सबके नाम याद होने चाहिए कि सबके सब किस वंश से संबंधित आते हैं? गुलाम वंश। अब हमने बात की थी कि जो गुलाम वंश है इसी गुलाम वंश में कुतुबी, शमसी और बलबनी वंश भी आते हैं इसी में। जैसे हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, इसी प्रकार इसी गुलाम में भी 3 आते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हम अगर इस कुतुबी वंश की बात करें, किस वंश की? कुतुबी वंश की। तो ये कुतुबी वंश जो पहले 2 शासक हैं ये दोनों किस से संबंधित है? ये दोनों हैं कुतुबी वंश से। तो अगर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित है, अगर गुलाम नहीं आएगा तो बता देंगे कुतुबी वंश से संबंधित है। ठीक है। और इल्तुतमिश ने, जब इल्तुतमिश 1210 या कहीं पर मिलता है 1211 में जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है तो दिल्ली के सुल्तान बनते ही शमसी वंश शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इल्तुतमिश से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक ये पूरा, इल्तुतमिश से नसरुद्दीन महमूद तक ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा है शमसी वंश।
कौन सा वंश है मेरे प्यारे बच्चों? ये सारा का सारा शमसी वंश है। तो इल्तुतमिश से किससे संबंधित हो गए? शमसी वंश से। तो अगर मैं बात करूं तो जो कुतुबी वंश है ये 1206 से लेकर 1210 तक है, और शमसी वंश जो है ये 1210 से लेकर ये जो नसरुद्दीन महमूद है 1266 तक, तो ये 1266 तक आ जाएगा शमसी वंश। और जब गयासुद्दीन बलबन बनेंगे तो बलबनी वंश की शुरुआत होगी। तो ये जो तीनों हैं बलबन, केकुबाद और क्यूमर्स, ये किस वंश से संबंधित है? तो ये बलबनी वंश से संबंधित है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बलबनी वंश है ये 1266 में शुरू हुआ और 1290 में ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए किस प्रकार से पूछता है। एक आपको इनका जो टाइम पीरियड है कि कब से कब तक ये शासन किया इन्होंने, वो भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे 1206 से 1210 तक किसने शासन किया? ऐबक ने। इल्तुतमिश को आप याद रखिए। शासन आप 3-4 के याद कर सकते हैं, जैसे ऐबक का, इल्तुतमिश का, रजिया सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान है। और आप बलबन को देखिए 1266 से 1287 तक, कहीं पर आपको 1265 भी मिल जाता है। ठीक है, तो बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और ऐबक का आप टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो गुलाम वंश का संस्थापक और पहला शासक कौन हो गया? ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? तो आपके सामने लिखा है क्यूमर्स। तो ये क्यूमर्स जो है ये कौन है? ये अंतिम शासक है। और किसका अंतिम शासक है? गुलाम वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, इसके बाद देखिए कई बार आपसे एग्जाम में पूछते, बताइए रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बना? तो मेरे प्यारे बच्चों रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कौन आया? तो इल्तुतमिश और ऐबक के बीच में कौन आया है? आराम शाह आया है। ठीक है, तो ये सारा तथ्य आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप हर तथ्य को याद करिए ध्यान से कि कौन शासक किसके बाद आया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम किस पे चर्चा करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। तो मेरे प्यारे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक है। ठीक है, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक पर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो आइए सबसे पहले आपसे पूछेंगे गुलाम वंश का संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल केवल 4 वर्ष का था। अब 4 वर्ष का कैसे है? तो 1206 से 1210। तो क्वेश्चन आता है, बताइए वह शासक जो 4 वर्ष तक अपना शासन कर पाया। तो 4 वर्ष तक शासन करने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो जन्म है वो तुर्किस्तान में हुआ है, या जैसे हम कह सकते हैं तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इसका जन्म हुआ तुर्किस्तान में। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए ऐबक का जो अर्थ है, ऐबक का जो अर्थ है वो है चंद्रमा का स्वामी। तो चंद्रमा का स्वामी ये ऐबक का अर्थ होता है। आपसे पूछेगा ये जो ऐबक है, ऐबक
मोहम्मद गोरी का दास था। तो एक कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताइए ऐबक किसका दास था, तो आप बताएंगे मोहम्मद गोरी का दास था। आगे देखिए, ये जो ऐबक है, ऐबक के बारे में बताया जाता है कि ऐबक बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया था। और जब बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया तो ये जो ऐबक है, इस ऐबक को दास के रूप में इसे बेच दिया गया। दास के रूप में बेच दिया गया। तो इसको दास के रूप में बेच दिया गया और इसको बेचा कहां पर गया? नेशापुर के बाजार में। तो कहा जाता है ऐबक के बारे में कि बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गया और बिछड़ने के बाद इसको दास के रूप में नेशापुर के बाजार में इसको लाकर बेच दिया गया। और नेशापुर के बाजार से इसे खरीदने वाला जो था वो था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी या कोकी या कुफी से कह देते हैं। तो कहा जाता है एक काजी जिसका नाम है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, इस काजी ने इसे नेशापुर के बाजार से खरीद लिया। और जब इसको नेशापुर के बाजार से इसे खरीद लिया गया तो कहते हैं इस काजी ने इसे एक प्रकार से पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया, कुरान की आयतें इसे पढ़ना सिखाया। और कहा जाता है कि जब इस काजी की मृत्यु हो गई तो काजी की मृत्यु के बाद इसके जो पुत्र थे, इस काजी के जो पुत्र थे, उन पुत्रों ने इसे गजनी के बाजार में ले जाकर बेच दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसे दास के रूप में नेशापुर के बाजार में बेचा गया और इसे खरीदने वाले कौन थे? काजी थे। काजी ने इन्हें कुरान की आयतें पढ़ना सिखाया, बहुत शिक्षित किया अपने पुत्रों के साथ साथ। और जब इस काजी की मृत्यु हो गई तो इसके पुत्रों ने इसे गजनी में ले जाकर बेच दिया गया। और जब गजनी में इसे ले जाकर बेचा गया तो इसे खरीदने वाला कौन था? इसे खरीदने वाला था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने इसे गजनी से खरीदा और देखते देखते मोहम्मद गोरी का एक सबसे विश्वास पात्र गुलाम ये बन गया। और मोहम्मद गोरी ने इसे आमीर ए आखुर का पद दिया। और आमीर ए आखुर मतलब होता है अस्तबल, जो है जहां घोड़े रखे जाते थे, अस्तबल का अधिकारी। तो मोहम्मद गोरी ने इसकी योग्यता के आधार, इसकी योग्यता को देखते हुए इसे शाही अस्तबल का अधिकारी बना दिया, जिसे आमीर ए आखुर कहते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि मोहम्मद गोरी ने इन्हें कौन सा पद दिया था ऐबक को, तो बता देंगे आमीर ए आखुर का पद इसको दिया गया, इसकी योग्यता को देखते हुए। जब मोहम्मद गोरी के संपर्क में आया ऐबक तो कहते हैं इसका एक प्रकार से पूरा जीवन ही पलट गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम इनकी उपाधियों की बात करें तो देखिए, मोहम्मद गोरी का जो दास है ऐबक, उसकी कौन कौन सी उपाधि है? एक, इसे कुरान खा कहा जाता है। कुरान खा। अब इसे कुरान खा क्यों कहा जाता? कहते हैं कि कुरान की जो आयतें थे ये बहुत सुरीली गाया करता था, तो इसे कुरान पूरी तरह से याद थी,
इसलिए इसे कुरान खां कहा गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए किन्हें कुरान खां के नाम से जानते हैं, तो आप बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद देखिए, इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान करने वाला कौन है? लाख बख्श है। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हें पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। पील बख्श मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। और इसके अलावा इन्हें एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है? हातिम ताई। तो ये हातिम ताई भी किन्हें कहते हैं, तो बता देंगे। ये सब उपाधि किसकी है? ऐबक की, जिसमें से कुरान खां, लाख बख्श और पील बख्श मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई से भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, पील बख्श मतलब है कि हाथियों का दान करने वाला, और हातिम ताई भी एक प्रकार से इनकी उपाधि है। इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद देखिए, बारह सौ 1206 में गद्दी पर बैठा है। और 1208 में क्या होता है कि 1208 में इसे मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी, क्या नाम है उनका? ग्यासुद्दीन महमूद के द्वारा दास से मुक्त कर दिया जाता है। तो इसे दास से मुक्त कर दिया जाता है और इसे 1208 में एक मुक्ति पत्र देकर इसे दास से मुक्त कर दिया जाता है। और कौन करता है? तो ये मोहम्मद गौरी के ही उत्तराधिकारी हैं, जिनका नाम है ग्यासुद्दीन महमूद। इनके द्वारा 1208 में इन्हें मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं ऐबक पर। ऐबक ने देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और ये कुव्वत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में मौजूद है। और कुव्वत उल इस्लाम भारत की प्रथम मस्जिद, तो भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाने वाली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जो कहाँ मौजूद है? दिल्ली में ये मौजूद है। और कहते हैं कि ये जो है ये जैन और विष्णु मंदिर को तोड़कर एक प्रकार से बनाई गई थी। इसके अलावा क्या आपसे पूछेंगे? देखिए, इन्होंने और क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। और ये कहाँ मौजूद है? तो आपको बताना है, ये अजमेर में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है?
क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता देंगे ये एक मस्जिद है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है कहते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर बनाया गया। तो अगर आपसे पूछे कि जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा जो ऐबक ने बनाया था मोहम्मद गौरी के आदेश पर, ये किसे तोड़कर बनाया गया? तो संस्कृत विश्वविद्यालय या कह सकते हैं कि प्रकार से सरस्वती जो मंदिर था उन्हें तोड़कर ये बनाया गया है। और ये संस्कृत विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ। तो विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ द्वारा बनाया गया संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वास पात्रदास था, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जो एक मस्जिद थी, और वो मस्जिद अजमेर में मौजूद थी। और याद रखिए काफ़ी बार एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोपड़ा पर किस नाटक की पंक्तियां एक प्रकार से उसके अवशेष मिलते हैं? तो देखिए विग्रहराज विसल का एक नाटक है जिस नाटक का नाम है हरि केली। तो हरि केली एक नाटक है, एक संस्कृत नाटक है, और इस हरि केली के कुछ अवशेष या इसकी कुछ पंक्तियां आपको इस 2.5 दिन के झोपड़े पर मिलेगी। तो जिस आधार पर हमें कह सकते हैं कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर ही बनाई गई, जो विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इन्होंने और क्या बनवाया। तो स्थापत्य में इन्होंने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ऐबक ने किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। लेकिन याद रखिए ये हमेशा इन्होंने शुरू किया है, इसे पूरा नहीं किया। तो कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य शुरू करने वाला कौन है? तो शुरू करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है, जबकि इसे पूरा कौन करेगा? तो इसे पूरा करेगा इल्तुतमिश। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि इसे पूरा करने वाला कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद इसकी एक मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक भी करवाएगा। ये कहा जाता है कि चौथी मंजिल जो इस कुतुब मीनार की थी वो ध्वस्त हो गई थी बिजली गिर जाने से, और जब ध्वस्त हुई तो इसकी चौथी और 5वीं मंजिल का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। जबकि इसकी दूसरी और तीसरी मंजिल का काम इल्तुतमिश ने किया, और पहली मंजिल का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, और फिर कहते हैं आगे चलकर कहते हैं कि भूकंप आने से भी इसकी जो इसका क्षतिपूर्ति हुई थी, जो क्षतिग्रस्त हुआ था ये कुतुब मीनार, फिर इसकी मरम्मत का काम मरम्मत का काम सिकंदर लोदी ने किया। तो आप देख सकते हैं
कि कुतुब मीनार जो आप दिल्ली में देख रहे हैं, जो यूनेस्को की साइट में शामिल है, हेरिटेज साइट में शामिल है, तो कुतुब मीनार जो है ये इसे बनाने में किस किस का योगदान रहा? तो ऐबक का रहा, इल्तुतमिश का रहा, फिरोज शाह तुगलक का रहा और सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐबक का जो शासनकाल रहा 1206 से 1210 तक, कहते हैं कि उसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो 3 भाग में हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? देखिए, ऐबक के शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और ऐबक के शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहला जो भाग आता है वो 1192 से लेकर 1206 तक, ये जो टाइम पीरियड है ये इसका सैनिक गतिविधियों के लिए रखा गया है। सैनिक गतिविधियों के लिए। और जो दूसरा इसके शासनकाल का जो भाग आता है वो 1206 से लेकर 1208 तक, और इसमें ये राजनीतिक कार्यों के लिए रखा गया है। और जो तीसरा आता है वो है 1208 से लेकर 1210 तक। तो 1208 से 1210 का जो टाइम पीरियड है ये दिल्ली साम्राज्य के मानचित्र निर्मित के लिए। देखो है क्या, ये जो ऐबक का जो ये टाइम पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी सैनिक गतिविधियों में रहा। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीता, तो तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया तराइन के दूसरे युद्ध में और दिल्ली के दरवाजे जब उसके लिए खुले, तो ऐबक को प्रबंधक नियुक्त कर दिया था। जो उसने क्षेत्र भारत में जीते थे, तुर्क क्षेत्र, भारतीय तुर्क क्षेत्र जो थे, उसमें उसको प्रबंधक नियुक्त किया। और ये जो ऐबक है, ऐबक ने दिल्ली को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, तो 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में ऐबक ने गौरी का सहयोग किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1194 जो चंदावर का युद्ध था, उसमें भी ऐबक ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। 1205 के आसपास जो खोखरों से संघर्ष हुआ था गौरी का, उसमें भी ऐबक ने इसका साथ दिया। और 1197 में इसने अहिनिलवाड़ को लूटा था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अच्छे से मालूम है कि मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी की भारत में जो पहली हार थी, वो पहली हार 1178 ईस्वी में थी, जब उसने गुजरात या पाटन या अहिलवाड़ पर आक्रमण किया था। तो वहां पर मोहम्मद गौरी हार गए थे, लेकिन उसी अनिलवाड़ में, उसी गुजरात पर इसने 1197 में हमला कर उसको लूटा है। मतलब गौरी तो नहीं जीत पाया, लेकिन उसका एक गुलाम, उसका एक दास, वो इसको जीत गया था। बाद में इसने इसको लूटा था 1197 में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कह सकते हैं कि ऐबक जो है, ऐबक बहुत सारी सैनिक गतिविधियों में शामिल था। जब मोहम्मद गौरी भारत पर हमला करता था, तो ना ये भी कह सकते हैं कि जो ये गौरी है, गौरी योजना तैयार करता था, और उस योजना को पूरा कौन करता था? ऐबक।
तो गौरी योजना तैयार कर रहा है, ऐबक उसे पूरा कर रहा है। तो ये इसका टाइम पीरियड जो रहा ये 1192 से 1206 तक ये एक प्रकार से इसका सैनिक गतिविधियों में पूरी तरह से था। तो 1206 से 1208 तक जो है ये एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं था। कहते हैं 1208 में उसे मोहम्मद गौरी थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उससे इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था 1208 में ऐबक को। तो जब तक ये 1206 से 1208 तक जब तक ये दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, तो ये मलिक या सीपे सालार की हैसियत से काम करता था। तो मलिक और सीपे सालार जो है ये उपाधि है ऐबक की। कहते हैं मोहम्मद गौरी के प्रति ये अपनी सच्ची निष्ठा रखता था ऐबक, इसलिए उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसे हमेशा मलिक या सीपे सालार की उपाधि ये धारण करता था। क्योंकि 1208 तक ये स्वतंत्र नहीं हुआ, 1208 में एक प्रकार से ये दास्ता से मुक्त हुआ। और 1208 से 1210 का जो ये टाइम पीरियड है, ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की रूपरेखा तैयार कर रहा था। आप देखेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो इसने शुरू किया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो भी इसने बनाई, जो भारत की पहली मस्जिद थी। तो एक प्रकार से इसके शासनकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के बहुत सारे दास थे। मोहम्मद गौरी के बहुत सारे दास थे और एक कहता था कि मेरे दास ही मेरे पुत्र हैं, है ना, इस प्रकार से कहते थे। तो इसके बहुत सारे दास थे मोहम्मद गौरी के। उन दासों में जो 3 महत्वपूर्ण दास है, 3 महत्वपूर्ण दास, उन दास में कौन कौन है? एक का नाम है कुबाचा, दूसरा है यल्दोज और तीसरा है खुद ऐबक। तो ये 3 सबसे भरोसेमंद या 3 सबसे महत्वपूर्ण दास थे। इन सभी दासों में, दासों की बहुत बड़ी फौज बताई जाती थी मोहम्मद गौरी के पास। तो ये इनमें से 3 है, कुबाचा, यल्दोज और ऐबक। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई तो ये जहां जहां मौजूद थे वहां वहां पर इन्होंने खुद को एक प्रकार से स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगर आप कुबाचा की बात करेंगे तो कुबाचा को जो मिला, देखिए कुबाचा को क्या क्या मिला। इसने सिंध और मुल्तान को खुद का एक प्रकार से स्वतंत्र घोषित कर दिया मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। यल्दोज गजनी में था तो इसने खुद को गजनी का एक प्रकार से शासक मान लिया, खुद को स्वतंत्र। और ऐबक उत्तरी भारत का क्षेत्र इसके पास रह गया। ठीक है, तो उत्तरी भारत के क्षेत्र ऐबक के पास आ गए मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। और यल्दोज को मिला गजनी और सिंध और मुल्तान मिला कुबाचा को। देखिए अब होता क्या है, ये कहा जाता है कि ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो इनके प्रतिद्वंदी से इनका हमेशा संघर्ष चलता रहा। इन ऐबक के प्रतिद्वंदी कौन कौन है? तो यल्दोज और कुबाचा, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार से इसी मोहम्मद गौरी के दास थे। तो देखिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण आप यल्दोज को समझिए। यल्दोज कहाँ का शासक बना? तो इसने खुद को गजनी में एक स्वतंत्र खुद को घोषित कर दिया 1206 में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद। तो जब गजनी में खुद को एक प्रकार से इसने स्वतंत्र किया, और जो भारत था, मतलब मैं कह सकता हूं भारत में जो ये भारतीय तुर्क क्षेत्र थे, भारतीय तुर्क क्षेत्र मतलब है कि तुर्कों ने भारत में जो जीता था मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी जो भी थे, तो ये जो भारतीय तुर्क क्षेत्र थे ये सब आते तो गजनी के अधीन ही थे। भाई ये जो आप देखते हैं मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी, आप जो देखे थे पुरानी वीडियो में, ये कहाँ से थे? गजनी से ही थे।
और गजनी के अधीन ये सब कुछ था। तो यल्डोज ने ऐबक से कहा, ऐसा कहा जाता है कि यल्डोज ने ऐबक से कहा, भाई देखो मैं गजनी का शासक बन गया हूं, तो गजनी के अधीन ही ये सब कुछ है, तो आपको मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि ऐबक ने इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और खुद को उत्तरी भारत के जो क्षेत्र थे वहां का एक प्रकार से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। फिर इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी। लेकिन देखिए, कहते हैं यल्डोज ने पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब पर आक्रमण किया, और पंजाब पर आक्रमण किया यल्डोज ने, और इसके जवाब में ऐबक ने गजनी पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? गजनी पर हमला कर दिया। और कहते हैं ऐबक कुछ दिनों तक गजनी का भी शासक रहा, गजनी का भी शासक रहा। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है कि ऐबक जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की जो नींव रखने वाला ऐबक है, वो गजनी का भी शासक बना जब इसने यल्डोज को पराजित किया, जब इसने पंजाब पर हमला किया था। ठीक है, कुछ दिनों तक यहां पर रहा। लेकिन कहते हैं कि गजनी के जो लोग थे वो यल्डोज के साथ थे, इसलिए लंबे समय तक यहाँ पे ये शासन नहीं कर पाया और फिर इसे वापस लौट कर आना पड़ा। लेकिन इसे पता था कि बार बार मेरे प्रतिद्वंदी से मेरा आमना सामना होगा, कुबाचा यल्डोज से। तो लेकिन इसलिए इन्होंने ऐबक ने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी क्या बनाई? लाहौर। इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है? लाहौर, ताकि लाहौर से यल्डोज और कुबाचा पर नजर रखी जा सके। लेकिन देखिए, ऐबक ने कहते हैं वैवाहिक संबंध स्थापित कर कर एक प्रकार से इन्हें शांत करने का काम किया। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर कर कुछ हद तक एक प्रकार से अपने प्रतिद्वंदियों से एक प्रकार से कुछ हद तक इन्होंने शांत रहने का काम किया। यल्डोज से देखिए, कहते हैं ऐबक ने यल्डोज की जो पुत्री थी उससे शादी करी। तो ऐबक ने यल्डोज की पुत्री से शादी की, यल्डोज की पुत्री से। ठीक है, और जो कुबाचा है, ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे किया? कुबाचा से। देखिए, ऐबक ने कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर कुबाचा को शांत किया, यल्डोज की पुत्री से शादी कर यल्डोज को शांत किया, और फिर इल्तुतमिश को अगर आप देखेंगे, इल्तुतमिश खुद एक दास था और ऐबक का दामाद था। तो ऐबक ने इल्तुतमिश से अपनी पुत्री की शादी भी की थी। तो इल्तुतमिश दामाद है इस ऐबक का। तो इस प्रकार से कुछ वैवाहिक संबंध कर इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को चुप करने का काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ऐबक की मृत्यु पूछे, ऐबक की मृत्यु, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई। तो ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई, और 1210 में इसकी मृत्यु हुई। कैसे इसकी मृत्यु हुई? तो चौगान खेलते समय। तो आपसे ये पूछा जाता है, बताइए किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो बताएंगे चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई? ऐबक की। या आपसे पूछ लेंगे घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई? तो घोड़े से गिरकर मृत्यु किसकी हुई? ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और चौगान में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं आधुनिक पोलो जो खेला जाता है, एक प्रकार से वही चौगान है। ठीक है, और ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो बता देंगे 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा है, अनिल वार्ड को इसने लूटा, चंदावर के युद्ध में गोरी का साथ दिया, तराइन के युद्ध में दिया, खोखरों से संघर्ष हुआ जब दिया। तो आपने जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ ऐबक के बारे में था। तो किस प्रकार से ऐबक 1208 में एक प्रकार से मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी के द्वारा
एक पत्थर से ये अपने दास्ता से मुक्त हो जाता है 1208 में। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐबक के बारे में आपने पढ़ा है। और ऐबक की जब मृत्यु हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 1210 में, 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। ठीक है, तो 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। लेकिन कहते हैं आराम शाह एक अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक। और आराम शाह, ये जो आराम शाह है, इसे शासक बनाने में जो योगदान था वो तुर्क के अमीरों का था। तो तुर्क के अधिकारियों का सहयोग था इस आराम शाह को, जिसके कारण ये अगला शासक बना। लेकिन दिल्ली की जो सल्तनत है इस समय, ये मंगोलों के आक्रमण से भयभीत है कि किस प्रकार, क्योंकि ये चिंतित थे कि किस प्रकार मंगोल जो थे, जो चंगेज खान था, उसके आक्रमण से कैसा बचा जाए। इसके लिए हमें एक मजबूत शासक की जरूरत है। तो मजबूत शासक की जरूरत है, लेकिन तुर्कों के अमीरों से या तुर्कों के अधिकारी से बन तो गया, लेकिन इतना योग्य नहीं था। जबकि दिल्ली के लोग या दिल्ली के जो अमीर है, दिल्ली के जो अधिकारी है, वो हमेशा से इस बात से डर थे कि अगर दिल्ली सल्तनत में कोई कमजोर शासक आया तो हमें मंगोलों से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। और जब इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि आप आइए और दिल्ली की गद्दी पर बैठिए, तो कहते हैं जब इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों का निमंत्रण मिला कि आप दिल्ली की गद्दी को संभालिए, क्योंकि हमें इस समय एक मजबूत शासक की जरूरत है, तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। कहां का था? बदायूं का। ये इस समय बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इल्तुतमिश। और जब इसे दिल्ली के अमीरों का निमंत्रण मिला, दिल्ली के अमीरों का निमंत्रण, तो दिल्ली का अमीरों का निमंत्रण मिलते ही ये दिल्ली की तरफ चलता है। और जब दिल्ली की तरफ चलता है तो दिल्ली के निकट जड़, या कहीं पर आपको जुड भी लिखा मिल सकता है, ये जड़ या जुड है। तो दिल्ली के निकट जुड या जड़ नामक स्थान पर दोनों के बीच संघर्ष हुआ। और यहाँ पर एक प्रकार से आराम शाह की मृत्यु हो गई। और आराम शाह की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो आ जाएगा इल्तुतमिश 1210, या कहीं पर आपको 1211 भी मिल जाता है। ठीक है, तो अगला शासक इल्तुतमिश आएगा। और इल्तुतमिश के आते ही किस वंश की शुरुआत होगी? शमसी वंश की शुरुआत होगी, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ ये सोचते हैं कि आराम शाह जो था, जो ऐबक के बाद आया, वो इसका पुत्र है। लेकिन देखिए, इतिहासकार ये कहते हैं कि आराम शाह से ऐबक का क्या संबंध था, इसके बारे में कोई प्रमाणिक कोई पुष्टि नहीं हो पाती है। लेकिन ना तो आराम शाह इसका पुत्र था ऐबक का, ना इसका भाई था, ना कोई संबंध, कोई किसी प्रकार से इसका कोई संबंध था। लेकिन कौन था, क्या था, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आराम शाह शासक जरूर बना। कुछ
कुछ बच्चों को लगता है कि आराम शाह हो सकता है ऐबक का पुत्र रहा हो, लेकिन वो नहीं था, क्योंकि कहीं पर हमें ये मिलता है कि ऐबक की केवल पुत्रियां थी, कोई पुत्र नहीं था। तो आराम शाह से ऐबक का क्या संबंध रहा है, इसके बारे में कोई प्रमाणित पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो इल्तुतमिश आएगा ये इसका दामाद है, क्योंकि ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। तो आज हमने जो पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, गुलाम वंश के अंदर कुतुबी वंश को कंप्लीट किया है। अब अगली वीडियो में आएंगे जो शमसी वंश मतलब इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन है? ये गुलाम वंश का संस्थापक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? चौगान खेलते समय हुई या घोड़े से गिरकर हुई? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ऐबक। एक क्वेश्चन ये आता है, ऐबक का शासनकाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से लेकर 1210 तक, केवल कितने वर्ष? 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐबक के दरबारी विद्वान। तो ऐबक के जो दरबारी विद्वान है वो कौन कौन है? तो एक का नाम है हसन निज़ामी और फ़क्र-ए-मुदब्बिर। तो फ़क्र-ए-मुदब्बिर और हसन निज़ामी ये दरबारी विद्वान हैं ऐबक के। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ताजुल मासिर किसने लिखी? तो ताजुल मासिर किसने लिखी? तो हम बता देंगे हसन निज़ामी। तो जो हसन निज़ामी है इसके द्वारा लिखी गई है ताजुल मासिर। ठीक है, और ये ताजुल जो मासिर है एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत पे हमें काफ़ी हद तक प्रकाश भी डालती है। अगला देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऐबक। ठीक है, और जो कुव्वत उल इस्लाम है मस्जिद है ये कहाँ मौजूद है? ये दिल्ली में मौजूद है। और जो
अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये कहाँ मौजूद है? ये अजमेर में मौजूद है, जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर बनाई गई है। इसके अलावा देखिए, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो किसने शुरू किया है? तो ऐबक ने इसे शुरू किया। तो पूरा करेंगे इल्तुतमिश। और जो कुतुब मीनार है मेरे प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया, जिसका निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू किया। पूरा कर देंगे इल्तुतमिश। बाकी इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक और महमूद, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का भी इसमें योगदान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐबक की राजधानी। तो ऐबक की जो राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? लाहौर इसकी राजधानी है। ऐबक दास्ता से कब मुक्त हुआ? तो दास्ता से कब मुक्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1208 में ये दास्ता से मुक्त हुआ। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, ऐबक के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो ऐबक के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना है? तो हम बता देंगे आराम शाह। लेकिन आराम शाह और ऐबक के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में कोई अभी एक प्रमाणित पुष्टि नहीं है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख उपाधियां। तो आप हमेशा याद रखिए, इनकी जो प्रमुख उपाधियां है वो कौन कौन सी है? एक, इन्हें पीर बख्श के नाम से जानते हैं। एक, इन्हें लाख बख्श के नाम से जानते हैं। एक, इन्हें कुरान खा के नाम से जानते हैं। और एक, इन्हें हातिम ताई के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ऐबक किसका दास था? तो ऐबक किसका दास था? तो हम बता देंगे मोहम्मद गौरी का दास।
और इसके अलावा देखिए मोहम्मद गौरी की एक उपाधि और है, ये हमेशा एक उपाधि अपने पास रखता था, मलिक या सीपे सालार। तो सीपे सालार और मलिक ये दो इसकी प्रमुख उपाधियां हैं। इसके अलावा उपाधि जो उपनाम थे वो कुरान खा, पील बख्श, ये सब इसके भी प्रकार से दूसरे नाम या उपाधियां है, ये भी इसकी प्रमुख उपाधियों में आती है, मलिक और सीपे सालार। ठीक है, और याद रखिए मोहम्मद गौरी का जो दास है ऐबक, इसने कभी भी खुतबा और सिक्के नहीं चलाए। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऐबक ने कभी भी खुतबा नहीं पढ़वाया, और दूसरी बात यह है कि इसने कभी भी अपने नाम के कोई सिक्के नहीं चलाए, क्योंकि अपने शासक के प्रति ये इसका जो एक मालिक था गौरी, उसके प्रति अपनी एक प्रकार से सच्ची श्रद्धा रखता था, तो इसने कभी भी अपने नाम को कुतबा और सिक्के अपने नाम के नहीं चलाए। हमेशा इन्होंने एक उपाधि धारण की, मलिक या सीपे सालार। बाकी कुरान खा, पील बख्श, एक प्रकार से सब इसके ये नाम थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए ये एसके की एक 3 बुक है, और एक बुक है सामान्य ज्ञान व्रत, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है, और एक है एसके बुक जो सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर एसएससी, जीडी और एमटीएस की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एसएससी, जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन यहाँ पे किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी दी गई है। और एक पुस्तक है एसके की जिसका नाम है एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन। ये तीनों पुस्तक खरीदकर आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।